जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी आपका जो एग्ज़ाम है 31 मई को नहीं होगा। अभी आपका एग्ज़ाम 17 जून यानी कि 17 जून को होगा। इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाली हुई है। एक्चुअल में रीज़न क्या है और अब आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखनी है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आज के सेशन के बारे में। तो आज के सेशन में मैं आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जो कि आपने भूल कर भी इग्नोर नहीं करने हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, निम्नलिखित में संवृत स्वर कौन सा है। अब ये जो हमारा संवृत शब्द है ना, ये कहाँ से आया हुआ है, हमें ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, मुख द्वार यानी कि मुख जो हमारा है उसका द्वार खुलने के आधार पर स्वर टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है जी हमारा संवृत स्वर। संवृत स्वर हम किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है ना, वो लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 4 है। कौन कौन से है? ऊ आ गया, बोल के देखना, ऊ, ऊ, ओ, औ, है ना। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारा मुंह है ना, मुंह का द्वार है वो लगभग बंद ही होने वाला है। ठीक है, तो इनकी संख्या 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो अभी के अभी आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? राम बहुत दौड़ता है में कौन सा क्रिया विशेषण है? हम सभी को क्रिया विशेषण के बारे में तो पता है, लेकिन इनके टाइप्स के बारे में हमें जरा भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैं आपको जो भी क्रिया विशेषण के टाइप्स है वो सारे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं समझा रहे, हम दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं और आप भी वीडियो देखकर इस चीज़ से एग्री रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राम बहुत दौड़ता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले क्या करूंगा, पहले इन चारों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक कीवर्ड दूंगा। यहाँ पे कालवाचक है, कालवाचक के लिए हमने यूज करना है कब। कब कब शब्द यूज करके अगर हमने क्वेश्चन बनाया और उसका उत्तर मिल गया, दैट मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक में क्या यूज होगा? शब्द कहाँ। अगर हमने दिए हुए वाक्य में कहाँ शब्द यूज करके क्वेश्चन बताया और उसमें अगर हमें उत्तर मिल गया, तो हमने सोचना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। ठीक है, परिमाणवाचक में रहेगा कितना या फिर कितनी, कितना या फिर कितनी, ये हमारा कीवर्ड है। रीतिवाचक में रहेगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राम बहुत दौड़ता है ना, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूज करें राम कब दौड़ता है तो आंसर थोड़ी मिला कि बहुत दौड़ता है, क्वेश्चन ही हमारा गलत बन रहा है। राम कहाँ दौड़ता है तब भी आंसर नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत शब्द लिखा हुआ है। लेकिन जब हम यूज करेंगे राम कितना दौड़ता है, तब आंसर आ जाएगा राम बहुत दौड़ता है। दैट इज भाई यहाँ पे हमारा जो है भाई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। क्या बोला मैंने? रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का टाइप है ना, तो मैंने यहाँ पे बोला धीरे धीरे चल रही है। जब हम यहाँ पे कैसे शब्द का यूज करेंगे ना, रेलगाड़ी कैसे चल रही है, आंसर मिल गया धीरे धीरे। दैट इज भाई यहाँ पे हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी परिमाणवाचक बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राम आ गया परंतु सुरेश नहीं आया। वाक्य में परंतु क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें बेटे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। देखो, राम आ गया, सुरेश नहीं आया, दो वाक्यांश हमारे हो गए, बीच में एक शब्द है परंतु। इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना, समुच्चय बोधक हो जाएगा। दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बैच के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके
चारों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर बाई चांस लाइव क्लास मिस हो रही है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वो जो चीज़ है फोल्डर में सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने क्लास लगाई है ना, एज इट इज़ ही फोल्डर में सेव हो जाएगी, फिर आप उसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा बैच है अभी पीक पे चला हुआ है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा रिवीजन टाइम है। और जो हम रिवीजन करवा रहे हैं ना, इस तरह से करवा रहे हैं कि भाई आपका 20 दिन में ही सारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 20 दिन में सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और आपको हर चीज़ की अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी फ़ीस एक बार ही रहेगी, मात्र 500 रुपये। ठीक है, एक महीने के हिसाब से 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है। हम तभी इतनी कम फीस रखते हैं ताकि जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है वो इसका जो खर्चा है वो उठा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमारा बैच पीक पे चला हुआ है, मैक्सिमम बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है ना। हर एक सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग और इजी वे से पढ़ाया जाएगा, ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर रही ट्रस्ट की बात, तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते ही हो, आपको पता है भाई हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पिछली बार जो जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन किया था ना, उसमें हाईएस्ट जो हमारे मार्क्स है आउट ऑफ 100 कितने रहे थे, 97। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने ज़रूर मैसेज करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रिजु शब्द का विलोम क्या रहेगा। रिजु का मतलब होता है सरल या फिर सीधा, इसका विलोम रहेगा बेटे वक्र। वक्र का मीनिंग होता है जो चीज़ सीधी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बोलना है ए और ए, दोनों चीज़ों को दोस्तों आपने बोलकर देखना है। जब आपने बोलकर देखा होगा ना, आपने बोल के देखा ए, आवाज़ कहाँ से निकल रही है, आवाज़ हमारे गले से निकल रही है, लेकिन हमारे तालू में वाइब्रेशन हो रही है। अब तालू क्या चीज़ है, देखो ये जैसे हमारी जीभ है ना, जीभ के ऊपर वाली छत को हम क्या कहते हैं बेटे, तालू कहते हैं। बोल के देखो ए आपने देखा होगा जब हम ये बोल रहे हैं गले से आवाज़ निकल रही है और जो हमारे जीभ के ऊपर वाली छत है ना, वहाँ पे वाइब्रेशन भी देखने को मिल रही है। दैट इज वाई इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु रहेगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सभी स्वर डैश हैं। तो मैं आपको स्वरों के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूँगा। सभी जो स्वर है घोष या फिर इसका दूसरा नाम सघोष भी होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, सघोष और घोष दोनों ही सेम चीजें हैं। इसके अलावा सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। ठीक है, सभी स्वर सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है घोष या फिर सघोष। अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्ण विराम से कम समय पर रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। अगर हमने पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकना हो तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, देखो फुल स्टॉप की बात होगी कि हमारे जो सेंस है वो पूरी खत्म हो गई, हमारा वाक्य खत्म हो गया, हमने पूरा स्टॉप कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा अर्ध विराम, जो कि फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकने के लिए यूज़ किया जाता है ना। अगर हमने थोड़ा सा विराम लेना हो तो हम क्या करेंगे, अर्ध विराम अर्ध विराम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमने अर्ध विराम से भी थोड़ा और ज़्यादा रुकना हो तब हम करेंगे अल्प विराम यानी कि कोमा का यूज़। ठीक है, तो फुल स्टॉप से नीचे क्या आ गया हमारा अर्ध विराम, और अर्ध विराम से नीचे अल्प विराम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा कोमा, पहला फुल स्टॉप, उससे कम अपना अर्ध विराम, उससे कम अल्प विराम जिसे हम कोमा भी कहते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा सीधा सा है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन में ही हमारा दिमाग अलग अलग जगह घूमेगा और यहाँ पे पूरे चांसेस हैं जो आंसर है वो बिल्कुल गलत करके आएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई यहाँ से हमें ये पता लगे कि चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं। देखो एक वचन बहुवचन किस में आते हैं, वचन बदलों में। ठीक है, तो उन्हें हम वचन कहते हैं। जहाँ से हमें लिंग के बारे में जानकारी मिले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं ना, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। वचन भी दो तरह के होते हैं, जो हमारा एक वचन और बहुवचन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा पढ़ता
पढ़ेगा, है ना, या फिर पढ़ेगी। 3 मैंने शब्द लिए, है ना। ये हमारे क्रिया वाले शब्द है, पढ़ना है ना, क्रिया शब्द ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप क्या होता है, देखो एक ऐसा शब्द है जो कि तीनों फॉर्म्स में सेम रहेगा, ठीक है। देखो पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ठीक है, तीनों फॉर्म में कौन सा वर्ड हमारा सेम रह रहा है। देखो ये जो हमारा पढ़ना शब्द है ये भी पढ़ से बना हुआ है, पढ़ेगा भी पढ़ से बना हुआ है, और यहाँ पे जो पढ़ेगी शब्द है ना ये भी पढ़ से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया के मूल रूप को बेटे धातु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम कौन से शब्द है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, बताना चाहूँगा आपको प्रयोग के आधार पर, ठीक है, या फिर परिवर्तन के आधार पर लिख लेना है आपने, प्रयोग के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, या फिर व्याकरणिक प्रकार्य या फिर कार्य के आधार पर, ठीक है। प्रयोग हो गया, परिवर्तन हो गया, व्याकरणिक कार्य और प्रकार्य, इन तीनों के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्दों की अगर हम बात करें, ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आगे हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 हो गए, ठीक है। और जो हमारे अव्यय है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय हमारे यानी कि अविकारी शब्द 5 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण आ गया सबसे पहले, फिर संबंध बोधक आ गया, क्रिया विशेषण लिखना है आपने, संबंध बोधक लिखना है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक लिखना है, विस्मयादि बोधक लिखना है, फिर आपने निपात लिखना है, ठीक है। ये 5 हो गए। कौन कौन से हुए हमारे, अविकारी शब्दों या फिर अव्ययों के प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर निपात, ये हमारे 5 हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस संज्ञा और सर्वनाम क्या है हमारे, विकारी शब्द है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या पूछे जा रहा है, योग रूढ़ शब्द को छांटिए, ठीक है। अब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे योग रूढ़ शब्द है ना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 टाइप है। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगली वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही ये बता दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे शब्द यहाँ से हमारा तीसरे शब्द की तरफ इशारा हो, है ना, समझने में क्या बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द जो कि तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो हमारे बहुब्रीहि समास वाले शब्द है ना, वो सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखो लंबोदर लिखा हुआ है, लंबोदर है, लेकिन हमारा इशारा किस तरफ जा रहा है, श्री गणेश जी की तरफ, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, छंद का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिला, और ये हमारा सबसे पुराना भेद है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ड का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आप इसका उच्चारण सही से कर पा रहे होंगे तो आपने क्या देखा होगा दोस्तों, आपने ये चीज देखी होगी कि जो हमारे ऊपर वाले दांत है ना, उनकी जो अंदर वाली मसूड़े हैं वहां पर हमारी जीभ टच हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा या फिर मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। तो ड का उच्चारण स्थान बेटे हमारा मूर्धा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम भैया जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। इसके अलावा इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों के साथ भी शेयर करना है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब भी करना है। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 50% ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन ना उन्होंने बेल आइकन पे यहाँ पे प्रेस किया हुआ है, और कई तो ऐसे भी है जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने हमें सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है ना। तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत के लिए आपको हमें जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।